नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन फॉर सक्सेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन डिस्कस करते हैं 2015 का रीट का पेपर है, उसमें लैंग्वेज सेकंड के बारे में। और लैंग्वेज सेकंड यहाँ है हिंदी। तो 2015 लेवल फर्स्ट का लैंग्वेज सेकंड हिंदी पे डिस्कस करते हैं कि 2015 में पेपर किस तरीके से आया था और आपको इस पेपर के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो पेपर में 61 क्वेश्चन नंबर था। यह वही लड़का है जिसने कल चोरी की थी। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित वाक्य क्या प्रदर्शित कर रहा है? तो संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य। तो ये वाक्यों के प्रकार से हैं। तो वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं, एक प्रधान और एक उपप्रधान या आश्रित। तो आश्रित वाक्य होते हैं वो तीन प्रकार के, एक संज्ञा उपवाक्य होता है, एक विशेषण उपवाक्य होता है और क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। तो अपने को यहाँ प्रश्न में देखना है कि ये किस प्रकार का है। तो ये है विशेषण उपवाक्य, यानी ये विशेषता बता रहा है किसकी, कि ये लड़के की विशेषता बता रहा है। और विशेषण उपवाक्य कौन से होते हैं? वो वाक्य जहाँ, जो, जिसका, जहाँ, जिसकी, जिसने आदि से शुरू होते हैं, वाक्य को जोड़ते हैं, वो सभी उपवाक्य विशेषण उपवाक्य होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विशेषण उपवाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख लो। इस वाक्य में कलम किस प्रकार का कारक है? तो कलम के साथ में शब्द कौन सा है उसको देखना है। तो आपको कारक याद होने चाहिए। कारक कौन कौन से हैं? 8 कारक। कर्ता ने कर्म को करण से। तो यहाँ कलम के साथ कौन सा शब्द है? से है। तो यहाँ कौन सा कारक होगा? कर्ता ने कर्म को करण से। तो यहाँ कारक होगा आपका करण कारक। नेक्स्ट, जहाँ जहाँ वो गया वहाँ बहुत सम्मान हुआ। रेखांकित अंश है। ये भी वाक्यों के प्रकार से हैं। तो विशेषण उपवाक्य है, संज्ञा विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है या सरल उपवाक्य है। तो अभी अपन ने पढ़ा था जहाँ जहाँ। तो जहाँ, जिसका, जिसको, जिसकी, जिसने, जो भी शब्द आ रहे हैं वो शब्द विशेषण उपवाक्य के प्रकार होते हैं। तो यहाँ ये रेखांकित अंश है, किसको प्रदर्शित करता है? विशेषण उपवाक्य को। नेक्स्ट, भाषा का मुख्य कौशल क्या है? तो भाषा में लिखना, पढ़ना, बोलना सभी शामिल होता है। भाषा के 4 कौशल होते हैं। तो इसमें लिखना, पढ़ना, बोलना 3 तो शामिल है और चौथा है सुनना, वो इसमें शामिल नहीं है। तो 4 कौशल हैं, आपको याद रखना है। भाषा के 4 कौशल होते हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना। तो ये क्रम से नहीं है, क्रम से होता है, पहले सुनना, फिर बोलना, फिर लिखना, फिर पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ योजना शिक्षण विधि है, इनके प्रवर्तक कौन है? ये किलपैट्रिक, यानी इसको आपको याद रखना है। किलपैट्रिक यानी एक कील लगानी है। तो कील लगाने के लिए आपको योजना बनानी होगी। कील को कहाँ लगाना है, किस प्रकार से लगाना है। तो कील लगाने के लिए योजना आपको बनानी पड़ेगी। तो योजना विधि किलपैट्रिक याद रखना है। नेक्स्ट, छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का सबसे अच्छा माध्यम कौन सा है? तो छोटे बालकों में कल्पना शक्ति विकसित करने के लिए सबसे अच्छा जो माध्यम है वो है परियों की कहानी सुनाना। परियों की कहानियाँ सुनाने से उनके मन में कल्पना शक्ति विकसित होती है कि परियां कैसी होती है, किस प्रकार की होती है। वो पूरी कल्पना शक्ति आधारित कहानियाँ होती है। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण का सिद्धांत कौन कौन से हैं? भाषा शिक्षण को पढ़ाने के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो भाषा शिक्षण के लिए ये तीनों ही सिद्धांत काम करते हैं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, भाषाई कौशलों यथा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? तो ये प्राथमिक कक्षा के लेवल का कौशल है। तो ये कक्षा 5 तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, मतलब जैसा सुनता है वैसा बोल सके, वैसा पढ़ सके और लिख सके। ये कक्षा 5 तक यानी प्राथमिक शिक्षा तक ये कौशल पूर्ण रूप से विकसित हो जाने चाहिए। नेक्स्ट है, छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक है। यानी मौखिक अभिव्यक्ति की परीक्षा लेनी है, उसका मूल्यांकन करना है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है? शुद्ध उच्चारण, उचित गति, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग, सभी यानी मौखिक भाषा का प्रयोग है। मौखिक भाषा की परीक्षा है। तो ये तीनों ही कंटेंट बराबर काम करने चाहिए, तभी वो सही है। तो ये इसमें चारों ही सही होंगे।
नेक्स्ट, श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है व्याख्या प्रणाली, तुलना प्रणाली, गीत प्रणाली, खेल प्रणाली। यानी श्रवण कौशल विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? खेल प्रणाली। यानी खेल प्रणाली में चिड़िया उड़, तीतर उड़ जैसे खेलों के माध्यम से श्रवण कौशल का विकास किया जाता है। खेल विधि के जनक हेनरी कॉल्डवेल कुक है। ध्यान रखना है, खेल विधि जो है उसके जनक कौन है? ये हेनरी कॉल्डवेल कुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है? यानी प्रश्न पत्र बनाने से पहले एक प्रपत्र तैयार किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको ब्लूप्रिंट बोला जाता है। ब्लूप्रिंट परीक्षा होने से पहले, पेपर बनाने से पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। उसमें प्रत्येक कंटेंट के हिसाब से, पाठ के हिसाब से और कौशल के अकॉर्डिंग, उद्देश्यों के अकॉर्डिंग उसमें पूरा विवरण होता है कि किस प्रकार के प्रश्न शामिल करने हैं और कितने नंबर के होंगे, उसको ब्लूप्रिंट बोला जाता है। ब्लूप्रिंट तैयार होने के बाद में प्रश्न पत्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, यानी सुनने और देखने वाली सामग्री नहीं है। छायाचित्र, दूरदर्शन, चलचित्र, ड्रामा, इनमें से ऐसी कौन सी सामग्री है जो दिखती भी है और सुनाई भी देती है? दोनों कंटेंट दूरदर्शन में होता है, ड्रामा में ऐसा होता है, चलचित्र में होता है। छायाचित्र में आवाज़ नहीं होती है, केवल चित्र दिखाई देता है, तो ये श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं होती है। नेक्स्ट, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल विद्यालय पत्रिका, नाटक, वाद विवाद और क्विज कार्यक्रम तो सभी है, लेकिन सशक्त माध्यम कौन सा है? वो होगा वाद विवाद। नेक्स्ट, मूल्यांकन का आवश्यक गुण है वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, उपयुक्त सभी। तो मूल्यांकन के लिए सभी गुण हैं वो जरूरी है। वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए और वैधता भी होनी चाहिए। नेक्स्ट, भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है। भाषा दक्षता में सबसे पहला कौशल कौन सा आएगा? तो सबसे पहला आएगा सुनना। इसके लिए होता है LSR और W। तो सबसे पहले सुनना, फिर स्पीकिंग बोलना, फिर रीडिंग और राइटिंग सबसे लास्ट वाला कौशल है। इसके अकॉर्डिंग बच्चों में भाषा शिक्षण का विकास किया जाता है। तो सबसे पहला है वो है सुनना और सबसे लास्ट वाला है वो है लिखना। याद रखना है आपको। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण का विशेष अनिवार्य गुण है। भाषा शिक्षण का विशेष अनिवार्य गुण विषय का विस्तृत ज्ञान, बाल मनोवैज्ञानिक ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान। सभी भाषा शिक्षक है, भाषा को पढ़ाने वाला शिक्षक है, उनको इन सभी का ज्ञान होना जरूरी है, तभी वो अच्छी तरीके से बच्चों में भाषा का विकास कर सकता है। निम्न में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। उपलब्धि परीक्षण बनाते समय कौन कौन से चरण होने चाहिए? इनमें से कौन सा नहीं है? तो शैक्षिक उद्देश्यों को लिखना, छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, प्रश्न निर्माण करना, समंकन योजना तैयार करना। तो इसमें छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना जरूरी नहीं है। अपन को उपलब्धि परीक्षण का निर्माण करना है तो उद्देश्यों की जानकारी होनी चाहिए, प्रश्न निर्माण करना है और समंकन योजना तैयार करनी है कि प्रश्न पत्र किस तरीके से बनाना है। नेक्स्ट, भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी है कौन सी? भावात्मक पक्ष की परीक्षा के लिए कौन सी मापनी सबसे उपयुक्त है? तो वो है अभिवर्ती मापनी। कौन सी है? अभिवर्ती मापनी। नेक्स्ट, एक पैराग्राफ दे रखा है और उससे संबंधित क्वेश्चन है। लिखा है, फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक रोमा रोला ने कहा था कि पूर्व में एक भयंकर आग लगी है जो कि वहाँ के अंधविश्वास व कुरीतियाँ रूपी झाड़ झंझाड़ को दग्ध करती हुई शीघ्र ही पाश्चात्य को भी अपनी चपेट में लेने वाली है। रोमा रोला का संकेत स्पष्ट रूप से दयानंद सरस्वती की ओर था, जो कि भारतीय जन जागरण के पुरोध के रूप में उभर कर सामने आया है। तो अब इससे संबंधित क्वेश्चन है वो आपको बताने हैं। अंधविश्वास में समास है, अंधविश्वास में समास कौन सा होगा? कर्मधारय यानी अंधाविश्वास। नेक्स्ट, उपसर्ग, तत्सम शब्द और हिंदी के प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? इसमें सब पूछ लिया आपको। उपसर्ग पूछ लिया है, तत्सम शब्द पूछ लिया है और प्रत्यय पूछ लिया है। ऐसा शब्द जिसमें ये तीनों ही काम आ रहे हैं, तो इसमें ये शब्द है कुरीतियाँ। तो देखिए, इसमें कु उपसर्ग है, रीति मूल शब्द है,
यों प्रत्यय है और ये तत्सम शब्द भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी यहीं से लिया गया है पैराग्राफ से ही। पुरोध शब्द में संधि है, तो पुरोध शब्द में हमेशा विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पुर प्लस धा। संधि विच्छेद क्या है? पुर र के बाद विसर्ग फिर धा, पुर धा। तो ये विसर्ग संधि है, ये आपको याद रखना है। ये उदाहरण आपको बहुत जरूरी याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द संकेत, चपेट, आग और झाड़। तत्सम शब्द वे हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, वो तत्सम है। और जो संस्कृत से हिंदी में आते समय परिवर्तित हो जाते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ संकेत शब्द है वो तत्सम शब्द है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? पूर्वकालिक का मतलब जो काम पहले हो गया है। भयंकर, उभर कर, करती हुई के रूप में। तो सबसे जो पूर्वकालिक क्रिया है वो कौन सी है? उभर कर। कौन सी होगी? उभर कर, यानी ये काम हो चुका है। नेक्स्ट है, आपको एक काव्यांश दिया है। समा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की बंधा बूंद बंधन में। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्त विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। तो आपको इस पद्यांश से संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं। उपयुक्त पद्यांश के प्रथम चरण का भाव क्या है? समा करना भुजंग का स्वभाव है। समा शक्तिशाली कोई शोभा देती है। बलहीन व्यक्ति के लिए समा आभूषण है। भुजंग का गरल ही उसकी समा है। तो ये वाक्यांश है वो ये भाव प्रदर्शित करता है कि समा शक्तिशाली लोगों को ही शोभा देती है, कमज़ोर व्यक्तियों को समा शोभा नहीं देती हैं। वो मजबूरीवश समा करते हैं, लेकिन शक्तिशाली समा करते हैं तो वो उनको शोभा देती है। नेक्स्ट है, तीसरे और चौथे चरण का केंद्रीय विचार क्या है? अनुनय विनय से दुष्टों को नहीं समझाया जा सकता। अनुनय विनय को कभी नहीं त्यागना चाहिए। विनम्रता जीवन का सार है। अनुनय के प्यारे प्यारे छंद निरर्थक होते हैं। तो तीसरा और चौथा चरण कौन सा है? यह है 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। तो इसका अर्थ क्या होगा? अनुनय विनय से दुष्टों को नहीं समझाया जा सकता है। दुष्टों को समझाने के लिए उनकी भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, इस काव्यांश की भाषा है। काव्यांश की भाषा क्या है? माधुर्य गुण युक्त, किंतु अंत तक पहुँचते पहुँचते ओजपूर्ण, अति सरल, कठिन समझने में दुष्कर, विषय वस्तु के प्रतिकूल और विपरीत। इसमें से कोई उत्तर इनका सही नहीं है। नेक्स्ट, इस काव्यांश के 5, 6, 7 चरण में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? तो समुद्र में उद्दंडता, समुद्र के साहस की, राम के सहनशील की, राम के पौरुष की। तो इसमें किसकी व्याख्या हुई है? ये राम के पौरुष गुण की अभिव्यक्ति हुई है। नेक्स्ट, विनय की दीप्ति में किस में निवास करती है? विनय की दीप्ति किस में निवास करती है? क्रोध में, प्रहार करने में, सर में, संधि वचन में। तो किस में? यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है विनय की दीप्ति। ये रहा, सच पूछो तो सर में ही बसती है विनय की दीप्ति। तो कहाँ बसती है? सर में। ये यहाँ से उत्तर मिल जाता है। जो कठिन शब्द है वो यहाँ आ रहे हैं। नेक्स्ट, कर्ता के साथ न करण कारक चिन्ह युक्त वाक्य में है। कर्ता के साथ न कौन से में है? क्रिया सदैव सामान्य वर्तमान काल की होती है, क्रिया सदैव भूतकाल की होती है, क्रिया अपूर्ण वर्तमान काल की होती है, क्रिया पूर्ण वर्तमान काल की होती है। तो इसका आंसर होगा क्रिया सदैव भूतकाल की होती है। कब? जब कर्ता के साथ न कारक चिन्ह प्रयुक्त हुआ हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव का प्रकार नहीं है? क्रिया विशेषण अवयव, संबंध बोधक अवयव, समुचय बोधक अवयव, संज्ञा विशेषण अवयव। संज्ञा विशेषण अवयव नहीं होता है, ये विशेषण होता है। तो ओके, थैंक्स दोस्तों आज के लिए।